हेलो दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रोशन साई स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 सोशोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों ही बेहतरीन तरीके से करा दिए हैं। जिसने भी उन वीडियोज़ को नहीं देखा हो एक बार ज़रूर देख लीजिए, चैनल पर ही उपलब्ध है। उन वीडियोज़ को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं। इसके अलावा हमारे पास में महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं कौन सी होती है, जैसे परिवार है, विवाह है, नातेदारी है। उन्हीं सबके कार्य को पढ़ेंगे, राजनीति को पढ़ेंगे, धर्म को पढ़ेंगे, शिक्षा को पढ़ेंगे। तो जो चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं। तो देखो, सामाजिक संस्थाएं क्या होती हैं कि जितने भी सामाजिक मानक होते हैं, जितनी भी आस्थाएं होती हैं, मूल्य होते हैं, समाज की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जितने भी संबंध देखे जाते हैं, चाहे वो जटिल हो चाहे वो हमारे सरल हो, उन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक संस्थाएं बोलते हैं। तो जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं वो दो प्रकार से देखने को मिलती हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। अनौपचारिक में हमारे परिवार, विवाह, नातेदारी आती हैं, और औपचारिक में कानून और शिक्षा आती है। इन्हीं सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिवार के बारे में। तो देखो, परिवार क्या होता है। तो परिवार हमारे सबसे निकट की संस्थान होती हैं, और जिससे हमारा शारीरिक यानी कि खून का रिश्ता, ब्लड, इसके अलावा हमारे इमोशंस, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूर्ति करने के लिए हमारे लिए परिवार एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। तो कई बार क्या होता है, परिवार के अंदर कहीं ना कहीं कुछ सदस्य घर के अंदर रहते हैं और कुछ सदस्य घर के बाहर जाकर कार्य भी करते हैं। और जो घर के अंदर काम करते हैं, जैसे क्या हो सकता है कि ऐसा माना जाता है कि कहते हैं कि पुरुष घर से बाहर काम करेगा और महिलाएं घर के अंदर बच्चों की देखभाल और घर के घरेलू कार्य करेंगी। ऐसी सिर्फ मान्यता है, बाकी ये धीरे धीरे मान्यता बिखरती जा रही है। तो अब आता है कि जो समाज के अंदर परिवार है उसके अलग अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे आवास या स्थान के आधार पर, तो वो दो तरीके के हमारे को क्या मिलते हैं, परिवार देखने को मिलते हैं, एक पितृस्थानिक और एक मातृस्थानिक। पितृस्थानिक यानी कि जो पिता का होता है, और मातृस्थानिक जहां पर माता का होता है। ऐसे ही आता है फिर दूसरा अधिकार और प्रभाव के आधार पर। तो अधिकार और प्रभाव के आधार पर भी हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, एक पितृसत्तात्मक, एक मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक इसका मतलब है जहां पर पिता की सत्ता चलती है, और मातृसत्तात्मक जहां पर माता की सत्ता चलती है। फिर आता है हमारा वंश के आधार पर। तो वंश के आधार पर भी हम दो भागों में इसको डिवाइड करते हैं, एक पितृवंशीय परिवार, एक मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार जिसमें पिता के नाम पर ही आगे का कुल चलता रहता है, आने वाली जितनी भी पीढ़ियां होती हैं वो सारी की सारी पिता के नाम पर ही होती हैं। और मातृवंशीय जिसका वंश माता के नाम पर चलता है, जितनी भी संपत्ति होती है वो सब कुछ कहीं ना कहीं माता क्या करती हैं कि जो भी फीमेल्स होती हैं घर की, उनको बांट दी जाती हैं। अब जो मैं बात कर रहा था कि कई बार परिवार क्या होते हैं कि हमारे पास में एकल परिवार भी देखने को मिलते हैं और संयुक्त परिवार भी मिलते हैं। एकल परिवार जिसके अंदर कह सकते हो कि माता पिता, उनके बच्चे देखने को मिलते हैं। और संयुक्त परिवार के अंदर जिसमें हम कह सकते हो कि बहुत बड़ा परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली जिसको कहते हैं, जिसके अंदर चाचा, चाची, ताऊ, ताई, यानी कि जिसके अंदर और भी हमारे सगे संबंधी रहते हैं। अब परिवार के स्वरूपों के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या परिवर्तन मिल रहा है कि आज के समय में संयुक्त परिवार बिखरते चले जा रहे हैं। वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो एक एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं। दूसरा कह सकते हैं जो पारिवारिक व्यवसाय थे उनमें भी अब कमी देखने को मिलती है कि पहले एक परिवार जो काम करता हुआ आ रहा था वर्षों से, पूरी की पूरी एक वंश परंपरा चल रही थी, अब उनमें कमी देखने को मिल रही है। अब अलग अलग परिवार के सदस्य अलग अलग कार्यों में जा रहे हैं, अलग अलग अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमें देखने को मिलता है कि जो स्त्रियों
को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले स्त्रियां घर के अंदर ही रहती थी और वो काम करने के लिए नहीं जाती थी, ना ही आत्मनिर्भर होती थी। वो हमेशा कहीं ना कहीं परिवार के सदस्यों पर डिपेंड रहती थी। बट आज इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है हमें कि स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने जितना भी अपने खर्चे हैं, अपने जितनी भी उनके पास में जरूरतें हैं, उसको स्वयं कर पाने में सफल है और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी के अलावा क्या होता है कि जो आर्थिक असुरक्षा देखने को मिलती थी, जैसे क्या होता था कि पहले जल्दी विवाह करा दिया जाता था, लेकिन आज नहीं देखने को मिलता। आज देरी से विवाह कराना, ठीक है। और कई बार तो ऐसा भी देखा कि विवाह करना ही नहीं पड़ता, कि विवाह से कहीं ना कहीं विमुख देखने को मिलता है, विवाह ना करना। लेकिन पहले ये बंदिश होती थी कि करना अनिवार्य ही होता था, लेकिन अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो अब इसी वजह से क्या होता था कि अब जो देखने को मिलता है वो तलाकों के अंदर, तलाक जिसको कह सकते हो, उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सब चीजें बढ़ती जा रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक बार अगर किसी के साथ भी शादी होगी तो वो तलाक होना नहीं होता था, 7-7 जन्मों का बंधन माना जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं देखने को मिलता। अब कहीं ना कहीं अगर हमारे संबंध नहीं बन रहे हैं तो हम उनसे तलाक भी ले सकते हैं। अब इसी में आता है फिर हमारा महिला प्रधान घर या फिर परिवार जिसको कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जब पुरुष क्या होते हैं कि शहर या फिर घर से बाहर चले जाते हैं कार्य करने के लिए, दूसरे शहरों में चले जाते हैं, तो महिलाओं को क्या करना पड़ता था, घर के अंदर जो भी और भी काम होते थे, जैसे घर के अलावा जैसे खेती बाड़ी करना, हल चलाना, तो ये सब जो खेती के कार्य होते थे वो सारा का सारा क्या होता था, महिलाओं के ऊपर आ जाता था। अब महिलाओं के ऊपर आया तो महिलाएं इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या करने लग गई, अपना कार्य बढ़ाने लग गई। तो कई बार वो क्या होते थे कि एकमात्र अपने परिवार का भरण पोषण करने वाली बन जाती थी, क्योंकि जो पुरुष है वो बाहर क्षेत्रों में काम करने के लिए गया, तो फिर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ जो भी खेती बाड़ी की समस्या थी, खेती बाड़ी की जिम्मेदारी थी, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर ही आ जाती थी। तो जैसा कह सकते हैं कि हम उसी को फिर क्या बोलते हैं, महिला प्रधान घर बोला जाता है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है तो वो है आंध्र प्रदेश के अंदर एक कोलम जनजाति समुदाय है, वो इसी बात का उदाहरण है। फिर आता है परिवार जो होता है वो लिंगवादी होता है। कैसे कह सकते हैं लिंगवादी होता है, तो आज भी कहीं ना कहीं यही विश्वास किया जाता है कि जो लड़का होता है वो आगे जाकर क्या करेगा, वृद्धों की, यानी कि जो कह सकते हो कि माँ बाप के सहारा बनेगा, ठीक है ना, वृद्धावस्था में क्या करेगा, माँ बाप की बहुत ज्यादा देखभाल करेगा। और स्त्रियों को ऐसा माना जाता है, क्या कहते हैं कि वो पराए घर चली जाएंगी, उनसे हमारा इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं रह जाता। इसी वजह से क्या होता है, लड़कियों की उपेक्षा कर दी जाती है बहुत ज्यादा। आज भी कहीं ना कहीं लड़कियों को जो कह सकते हो इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या, उनका शिकार देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। आज भी पुरुषों के तुलना में लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, इसके अलावा सामाजिक रूप से भी समझा जाता है। इसी वजह से क्या होता था कि जो 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अंदर जो प्रति 1000 पुरुष थे उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 927 लड़कियां देखने को मिली। और जो कह सकते हो समृद्ध राज्य जैसे हमारा पंजाब है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उनमें जो स्त्री अनुपात है वो बहुत ही कम देखने को मिलता रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार। अब क्या होता है कि जो परिवार होते हैं वो प्रत्यक्ष नातेदारी से जुड़ते रहते हैं। कैसे होते हैं कि कई बार क्या होता है कि शादी जब करा दी जाती है, विवाह हो जाता है, तो वो एक दूसरे के सूत्र में बंध जाते हैं। तो इससे एक सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का नहीं मेल होता, इसमें 2 परिवारों का मेल देखने को मिलता है। क्योंकि जब इसमें क्या होता है कि जहां पर पहले रक्त संबंधी जितने भी हमारे जुड़ाव था, अब वो नातेदारी में बदल जाते हैं। अब दूसरे परिवार से कहीं ना कहीं लेन देन स्टार्ट हो जाता है, संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो जो रक्त से संबंधित होते हैं उसको बोलते हैं रक्त मूलक संबंध, और जो विवाह इन सबसे बनते हैं उसको बोलते हैं नातेदारी संबंध, विवाह मूलक संबंध। अब आता है हमारा इसी में टॉपिक विवाह संस्था। तो विवाह संस्था क्या होती है, तो विवाह जिसको कह सकते हैं कि 2 वयस्क, जिसके अंदर स्त्री और पुरुष व्यक्तियों के बीच जितने भी लैंगिक संबंध होते हैं उन्हीं को सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, समाज से कहीं ना कहीं अनुमोदन मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विवाह बोला जाता है, जो सामाजिक रूप से होता है। अब विवाह के बहुत सारे प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे एक होता है एक विवाह और एक होता है बहु विवाह।
एक विवाह जिसके अंदर कह सकते हो कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही साथी के साथ में रहने की अनुमति होती है। बहुविवाह में क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक समय में एक से अधिक साथी रखने की अनुमति होती है। इसमें दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है बहुपति विवाह और एक बहुपत्नी विवाह। तो जो बहुपति विवाह होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक पत्नी के बहुत सारे पति होते हैं, यानी कि एक पत्नी के एक से अधिक पति होते हैं, उसको बोलते हैं बहुपति विवाह। और फिर इसी के उल्टा होता है बहुपत्नी विवाह, जिसमें एक पति की अनेक पत्नियां होती हैं, एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं, उसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह। और इसी में आता है हमारा एक अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। अंतर्विवाह उसे कहते हैं जो एक ही संस्कृति समूह के लोग होते हैं और जो अपने ही सदस्यों में क्या करते हैं, विवाह करते हैं, जिसका उदाहरण कह सकते हैं हम जाति देखने को मिलता है। बहिर्विवाह में क्या होता है कि जब यह जो विवाह होता है वो व्यक्ति अपने समूह से बाहर करता है, यानी कि जिस समाज का है वो जिस समूह का है उससे जब बाहर दूसरे समूह के लोगों से शादी करता है उसको बोलते हैं बहिर्विवाह, जिसके अंदर गोत्र भी आ जाते हैं, जाति भी आ जाती है और नस्ल भी आ जाती है। ऐसा ही हमें और देखने को मिलता है कि जो कार्य और आर्थिक जीवन है उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो जो कार्य होते हैं उसको हम जो क्या बोलते हैं कि हम जब बचपन में जैसे सुना होगा क्या कहते थे, जब हम बड़े हो जाएंगे तब मैं ये वाला कार्य करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी शारीरिक और मानसिक जो परिश्रम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोला जाता है। जिसका उद्देश्य जिसको कह सकते हैं कि जितनी भी मानव की हमारी क्रियाकलाप होती हैं, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो वस्तुओं के माध्यम से हो चाहे सेवाओं के माध्यम से, उसकी पूर्ति करना ही कार्य कहलाता है। जो आधुनिक समाज है उसमें अर्थव्यवस्था के बहुत सारे महत्वपूर्ण हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे पहला क्या हो गया कि बहुत ज्यादा जो श्रम विभाजन है जटिल देखने को मिलता है। आज हम नहीं पहचान सकते कि जो श्रम विभाजन है, यानी कि जो इतनी भी नई नई फैक्ट्रीज हैं, जो औद्योगिक समाज है उसके अंदर हम नहीं बंटवारा कर सकते कि जो श्रम विभाजन है वो क्या हो सकता है। तो इसको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जटिल देखने को मिल रहा है कि एक ही व्यक्ति बहुत सारे कार्य भी करने के लिए सक्षम होता है और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का कार्य निश्चित रूप से विभाजित होता है। सेकंड मिलता है कार्य के स्थान में परिवर्तन। पहले कार्य का जो स्थान होता था वो एक ही होता था, लेकिन आज परिवर्तन देखने को मिलता है। अलग अलग जगहों पर एक ही कंपनी की बहुत सारी शाखाएं होती हैं और वो उसमें क्या होता रहता है, ट्रांसफर देखने को मिलता रहता है। तो कार्य का जो स्थान होता है वो भी परिवर्तित होता रहता है। अब पास का नहीं रह गया, हमारे को कई बार दूर भी जाना पड़ जाता है। थर्ड आता है औद्योगिक प्रौद्योगिकी में विकास। जितना ज्यादा औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल जो टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसके लिए क्या मांगी जाती है, स्किल्स मांगी जाती है। जब स्किल्स मांगी जाती है तो उसी के अंदर कह सकते हो औद्योगिक जो हमारी प्रौद्योगिकी है उसके अंदर विकास देखने को मिल रहा है। फोर्थ आता है पूंजीपति उद्योगपतियों के कारखाने देखने को मिल रहे हैं। जो पूंजीपति हैं, उद्योगपतियां, वो नए नए क्या कर रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, नई नई फैक्ट्रीज लगा रही हैं, उसके अंदर मजदूर इन सबकी भर्तियां हो रही हैं। तो इस तरीके से जो समाज के अंदर एक कुशल मजदूर और एक कुशल उद्योगपतियों का जमावड़ा देखने को मिलता है। और फिर आता है इसी के अंदर फिर तो विशिष्ट कार्य के अनुसार वेतन, कि सभी का जो वेतन है वो भी समान नहीं है। जिसका जैसा जैसा कार्य, जिसकी जैसी जैसी कुशलता, उसके अनुसार उनको वेतन देखने को मिलता है। तो एक उसी फैक्ट्री के अंदर या फिर उसी कारखाने के अंदर एक लेबर क्लास से लेकर हाई क्लास, ऊपर अपर क्लास तक भी हमें देखने को मिलता है और सभी का जो वेतन है वो अलग अलग होता है, सभी के अपने विशिष्ट कार्यों के अनुसार होता है। और जो ये कार्य होता है इनका निरीक्षण भी किया जाता है। तो इनका निरीक्षण करने का काम करता है मैनेजर या फिर इसको हम कहते हैं प्रबंधक। तो प्रबंधक क्या करता है, जितने भी कार्य हैं हर एक क्लास के ऊपर एक कहीं ना कहीं निरीक्षण करने के लिए प्रबंधक होता ही होता है। तो सभी को एक तरफ से कार्य बांट रखे हैं, उन कार्यों का निरीक्षण, उन कार्यों की चेकिंग करने के लिए एक सिस्टम पूरा का पूरा तैयार किया जाता है। फिर आता है हमारा इसी के अंदर टॉपिक, तो वो मिलता है शक्ति और सत्ता, यानी कि जिसको कह सकते हैं राजनीतिक संस्थाओं का जितने भी
दो महत्वपूर्ण हमें पहलू देखने को मिलते हैं, एक शक्ति और सत्ता। शक्ति क्या कह सकते हो, तो शक्ति इसको कह सकते हैं कि जो व्यक्ति या समूह द्वारा जो दूसरों का जब विरोध करने के बावजूद भी क्या होता है, अपनी इच्छा की अगर हम पूर्ति कर लेते हैं तो उसी को बोलते हैं शक्ति, यानी कि पावर। कि मान लो कि पावर क्या चीज है, नॉर्मल अगर समझाऊं तो क्या होता है कि एक व्यक्ति है और उसके पास में शक्ति नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या करता है, अपनी शक्ति के अनुसार उससे कार्य करवा लेता है, तो उसी को बोलते हैं शक्ति। फिर दूसरा आता है सत्ता। तो शक्ति का जितना भी उपयोग है उसको सत्ता के माध्यम से ही किया जाता है। तो सत्ता क्या है, शक्ति का वह रूप होता है जिसके अंदर क्या होता है कि एक वैध होने का उसको क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, और उसको वैध रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। तो राज्य विहीन जो समाज होता है उसके अंदर ऐसा समाज होता है जिसमें राज्य का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, वो बिल्कुल ही कम देखने को मिलती है। उसको कह सकते हो कि अभाव है, संस्थाएं ही नहीं होती हैं, उसको कैसे चलाया जाए, औपचारिक संस्थाएं इसको कह सकते हैं। तो हमारा फिर आता है इसी के अंदर नागरिकता के अधिकार। तो नागरिकता के जो अधिकार हैं वो हमारे पास में है 3 अधिकार। पहला जिसको कह सकते हो नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार, तीसरा सामाजिक अधिकार। तो नागरिक अधिकार के अंदर जिसमें आता है तो हमारे में आता है वो भाषण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कि हमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने की ये स्वतंत्रता हमें नागरिक अधिकार के अंदर मिलती है। राजनीतिक अधिकार में आता है कि जिसके अंदर हम चुनाव में भागीदारी, चुनाव के अंदर वोट देने का अधिकार होता है, इसके अलावा चुनाव के अंदर शामिल होने का अधिकार होता है, संघ बनाने का अधिकार होता है, सभा करने का अधिकार होता है, ये हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं। जो सामाजिक अधिकार है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी समाज से हमें प्रेरित अधिकार होते हैं, जैसे स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है, समाज कल्याण हो सकता है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, न्यूनतम मजदूरी मिलती है, ये सब क्या होते हैं, हमारे सामाजिक अधिकार होते हैं जो हम समाज के अंदर रहकर पूर्ति करते हैं। फिर इसी में आता है हमारा टॉपिक धर्म। तो जो इमाइल दुर्खिम के अनुसार अगर बात करें तो इमाइल दुर्खिम के अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित अनेक विश्वासों, अनेक व्यवहारों की एक ऐसी संगठित व्यवस्था होती है जो व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय की भावना में बांधती है। उसी प्रकार विश्वास और व्यवहारों को अभिव्यक्त किया जाता है। तो ये एज इट इज डेफिनेशन थी इमाइल दुर्खिम की। अब होता क्या है कि सभी धर्मों की समान विशेषताएं होती हैं, जैसे प्रतीकों का समुच्चय करवा देना, श्रद्धा या सम्मान की भावनाएं होना, सभी में कहीं ना कहीं श्रद्धा होता है, सम्मान होता है, तो ये समान विशेषताएं। अनुष्ठान या समारोह होता है, जितने भी विश्वासकर्ता होते हैं उनका एक समुदाय होता है। धर्म के साथ संबंध अनुष्ठान विविध प्रकार के होते हैं, जितने भी होते हैं, जैसे जैसे धर्म उनके अलग अलग विविध जिसको कह सकते हो अनुष्ठान होते हैं। हिंदू धर्म में यज्ञ है, ऐसे इस्लाम के अंदर अपना अनुष्ठान है, सिख धर्म में अलग अनुष्ठान है, तो सबके अनुष्ठान अलग हैं, लेकिन जिसको कह सकते हो समानता है कि श्रद्धा और सम्मान एक जैसा देखने को मिलता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान देखने को मिलता है, जो भी इष्ट देव है उनके प्रति सम्मान देखने को मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि कुछ हमें परिवर्तन, जैसे विशेष प्रकार का भोजन करना, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर धर्म है तो उसके अंदर इस प्रकार का भोजन किया जाता है, दूसरे में इन चीजों को महत्व दिया जाता है, तो इस तरीके से क्या होता है, विशेष प्रकार का भोजन किया जाता है। प्रार्थना करना जो सब में कॉमन जैसी मिलती है, ठीक है ना, सभी कहीं ना कहीं प्रार्थना पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। गुणगान करना, प्रभु का गुणगान करना, वो किसी भी रूप में हो सकता है, भजन के माध्यम से कर सकते हैं, अपने श्लोकों के माध्यम से कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका। भजन करना जिसको कह सकते हैं, और उपवास रखना जिसको कहते हैं व्रत रखना। अलग अलग धर्म सभी के अंदर उपवास का महत्व देखने को मिलता है। नाम अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो मर्म है, वो एक ही रहता है। फिर हमारा आता है टॉपिक शिक्षा। तो शिक्षा क्या होता है कि एक संपूर्ण जीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षा कभी पूरी ही नहीं होती, तो शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है,
जिसमें क्या होता है कि क्योंकि शिक्षा का मतलब है सीख, और सीख हम आजीवन ले सकते हैं, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो होती है स्कूल संबंधी, जितने भी हम एकेडमिक नॉलेज ले रहे हैं वो होती है औपचारिक शिक्षा, जिसके अंदर हमने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, PhD कर ली, ये सब हमारी औपचारिक शिक्षाएं होती हैं। अनौपचारिक शिक्षाएं जो होती हैं वो होती हैं कि जो हम समाज से सीखते हैं, जो हमें समाज सिखाता है, कि जो हमें किताबों में देखने को नहीं मिलती हैं, जो व्यवहार परक शिक्षाएं होती हैं उनको बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षाएं, और वो जिंदगी भर इंसान सीखता रहता है। इसको कई बार कह भी देते हैं कि हर ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, कुछ ज्ञान हमें समाज से भी देखने को मिलता है, ठोकर खाकर पता चलता है। तो वो सब चीजें अनौपचारिक शिक्षा का पार्ट होती हैं। अब शिक्षा जो स्तरीकरण होते हैं उसके अंदर मुख्य अभिकर्ताओं के रूप में कार्य भी करने को मिलते हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग विद्यालयों में जाते हैं। जो विद्यालय शिक्षा होती है वो क्या होती है, जितने भी संभ्रांत और सामान्य के लोग होते हैं उनके बीच में भेदभाव देखने को मिलता है, और जो कह सकते हो कि उनके बीच का जो भेद है वो बहुत ज्यादा गहरा कर देती है। जो विद्यालय शिक्षा जिसको कह सकते हो संभ्रांत और जो सामान्य लोग हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ हमें देखने को मिलते हैं जो विशेष अधिकार प्राप्त विद्यालय होते हैं, उसमें जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, और जबकि जो वंचित बच्चे होते हैं जिनको विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ है उनके अंदर कुंठा का भाव पैदा हो जाता है कि यार हमें तो विशेष अधिकार नहीं मिला हुआ है, हम इतना करा तो हमें कुछ नहीं मिला, और उन्हें विशेष अधिकार मिला हुआ है तो वो देखो आगे बढ़ गए। तो ये समाज कहीं ना कहीं दो वर्गों में दिखाई दे जाता है, वंचित वर्ग और विशेष अधिकार समाज। ऐसे ही हमारे पास में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो विद्यालय ही नहीं जा सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो विद्यालय को बीच में ही छोड़ देते हैं। आपने देख लिया होंगे, बहुत सारे ऐसे दिखते होंगे आपके आसपास भी जो विद्यालय बीच में ही छोड़ दिया, और कुछ ऐसे हैं जो विद्यालय जा ही नहीं पाए। उनके पीछे कहीं ना कहीं हमें कारण देखने को मिलते हैं। ये कारण कहीं ना कहीं कैसे हो सकते हैं, लिंग आधारित हो सकते हैं, जातिगत आधारित हो सकते हैं, क्योंकि पूर्व में लिंग के आधार पर महिलाओं को शिक्षा नहीं दी गई, जाति के आधार पर कुछ जातियों को मना कर दिया गया कि आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हो, या फिर सिर्फ कुछ जातियों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया। तो इन सब के पीछे जो कारण हैं वो यही देखने को मिले। और क्या कारण मिला, तो और कारण हमें मिला आर्थिक कारण, कि जो जैसे होता था कि फसल का समय जब आता था तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते थे, स्कूल छोड़ देते थे, क्योंकि जब फसल का टाइम आया तो फिर अब क्या करेंगे, स्कूल अब नहीं जाएंगे। स्कूल जाते थे वो अपने फ्री टाइम पर, कि जब हमारे पास में अब कोई काम नहीं रहा है तब हम अब चलो स्कूल चले जाते हैं। तो इसी वजह से आता था, क्योंकि जो उनके माता पिता होते थे वो कहीं ना कहीं बाहर काम करवाते थे उनसे, और जब काम नहीं होता था, जब फसल कटाई नहीं हो रही है या फिर कोई काम नहीं है, तब कहते थे जाइए स्कूल चले जाइए। ये था पहले, आज बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन हो सकता है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर आज भी देखने को मिलता। तो लड़कियों को तो स्कूल जाने की आजादी ही नहीं थी। आज पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जिसको कह सकते हैं, तो सभी साथ मिलकर पढ़ रहे हैं। इसी में हमारा टॉपिक जो आता है वो नागरिक जिसको कह सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताकर गया था। तो नागरिक क्या होता है, जो भी एक देश के नागरिक होते हैं उन्हीं को नागरिक अधिकार मिलते हैं। और इसी में हमारे जिसको कह सकते हो कि एक श्रम विभाजन, यानी कि श्रम विभाजन जिसको कह सकते हो कि कार्यों के अनुसार विभाजन कर देना श्रम का, कि इसका कार्य ये होता है, इस व्यक्ति का ये कार्य, यानी कि जिसकी जैसी जैसी कुशलताएं उसके अनुसार क्या कर दिया जाता है, कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।